थैंक्स गाइस फॉर फॉलो अप दिस साइड एडवोकेट जीतम सैनी। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग 148 नोटिस जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इशू होते हैं। ये कब इशू हो सकते हैं, किन रीज़न की वजह से हो सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर कंसिडर करेंगे। इसको आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि 148 नोटिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं या फिर इसको किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए इशू कर सकता है। 148 के नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी रीज़न की वजह से इशू कर सकता है। हो सकता है उनके पास 26 ईयर्स का ऐसा कोई डेटा हो जो आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल नहीं किया हो, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर ईयर के अंदर कोई प्रॉपर्टी बेची हो, या फिर अपने बैंक अकाउंट के अंदर कुछ ऐसा अमाउंट डिपॉजिट किया है जो आपकी नॉर्मल डिपॉजिट से अलग था, या फिर कोई अनएक्सप्लेन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आया है जो डिपार्टमेंट को लगता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन उनको रिक्वायर्ड है, तो भी वो 148 का नोटिस भेज सकते हैं। कई बार एक ऐसी सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल नहीं करी हो, फिर भी अगर 148 का नोटिस आता है तो हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस नोटिस का हम रिप्लाई दें। ये एक सजेशन रहेगा, कभी भी 148 का नोटिस आपके पास आता है तो इट्स ए रिक्वेस्ट कि आप उसका रिप्लाई दें, क्योंकि आप जितना अच्छा डिपार्टमेंट के साथ में कोऑपरेट करेंगे, डिपार्टमेंट आपको उतना ही बेनिफिट देगा। बिकॉज अगर आप डिपार्टमेंट के कोई नोटिस इशू होते हैं और उनका रिप्लाई नहीं करते हो, तो उस केस के अंदर डिपार्टमेंट नोटिस के रिप्लाई नहीं करने के बेसिस पे भी आपके ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है। तो आपके पास कभी 148 का नोटिस आए तो सबसे पहले ये रहेगा कि आप उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई करें। अगर आपके पास रिप्लाई करने के लिए कुछ टाइम चाहिए तो आप प्लीज़ उसका रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट से मांगें। 148 नोटिस को रिस्पॉन्ड कैसे करें, इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। सबसे पहले हम इसका कंसिडर करेंगे कि इस 148 का जो नोटिस है उसका पर्पस क्या है। सेकंड चीज़ ये रहेगा कि अगर लेट सपोज उन्होंने रिटर्न 148 के नोटिस में उन्होंने बोला कि आप रिटर्न फाइल करें, तो आपके पास दो सिचुएशंस हो सकती है। या तो आपने सेक्शन 139 के अंदर आपकी जो रिटर्न है ऑलरेडी फाइल कर दी है, या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो ये सिचुएशन अराइज है हमारे सामने कि अगर आपने पहले से रिटर्न फाइल करी है तो हमें क्या फिर से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप उसको फाइल। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि क्या हम 148 का जो नोटिस इशू हुआ है उसका अगर हम रिप्लाई नहीं करें या फिर रिटर्न फाइल नहीं करें तो उसका कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। और सबसे लास्ट कि इसके अंदर जो 147 है, 147 के अंदर असेसमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि इसका क्या पर्पस हो सकता है, उसको कैसे डील करें। अगर आपने रिटर्न भर रखी है तो हमें वापस रिटर्न भरनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, और रिटर्न नहीं भर रखी है तो वो तो वैसे ही फाइल करनी है आपको। इसके अलावा 147 का असेसमेंट, ये सारा इस हमारा फर्स्ट पॉइंट था पर्पस। 148 का नोटिस किस पर्पस की वजह से इशू हो सकता है। मेनली 95% केसेस जो नोटिस के होते हैं उनमें एक वर्ड होता है रीज़न टू बिलीव। डिपार्टमेंट के क्या रीजंस हैं, उनका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी कोई इनकम हो उसको आपने स्केप कर दिया हो, या फिर जो आपकी इनकम टैक्सेबल हो सकती थी उसको आप उस पर आपने टैक्स नहीं पे किया हो। तो ये सब रीज़न टू बिलीव्स हैं। रीज़न टू बिलीव के ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर कई फैक्टर्स होते हैं कि किन किन को रीजंस डिपार्टमेंट मान सकता है, किन किन को रीजंस नहीं मान सकता है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले 148 नोटिस का, वो रीज़न टू बिलीव होता है। पर्पस को कंसिडर करने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट होता है कि जो सेक्शन 148 नोटिस है विच यू हैव रिसीव्ड, उसका हम किस तरीके से रिप्लाई करें। सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट ने जो 148 का नोटिस इशू किया है उनके खुद के डोमेन के अंदर, मतलब उनके पास में ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे ये आपको नोटिस इशू किया गया है। तो ट्राई करें कि वो इन्फॉर्मेशन आप लें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कभी भी आपको 148 का नोटिस इशू हो तो आप सबसे पहले उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करें, जिससे आपके पास में रीज़न टू बिलीव आपको मिल जाएंगे। या फिर कई कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें प्रिंसिपल अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है किसी केस को रीओपन करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए, वो सब आपको सर्टिफाइड कॉपीज़ के थ्रू पता पड़ जाएगा। 90% नोटिस या फिर कह सकते हैं कि मैक्सिमम नोटिस रियल इस्टेट से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं
उसके बेसिस पे आपको नोटिस इशू किया जाता है, या फिर कोई कैश डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में अनयूजुअल तरीके से हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको नोटिस इशू किया जा सकता है, या फिर आपको कोई डिपॉजिट्स पे कोई इंटरेस्ट मिला है और उस इंटरेस्ट की वजह से आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है, उनकी वजह से। रियल एस्टेट का एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख रुपीज़ में सेल करी जो आपने 18 लाख रुपए में परचेज करी थी। यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने बोला कि इससे मेरी कोई ज़्यादा इनकम तो हुई नहीं है, मैं इसकी रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ। लेकिन जब आपने इसकी रजिस्ट्री कराई थी तो जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, स्टाम्प वेंडर जो स्टाम्प डिपार्टमेंट है, वो ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा और इनकम टैक्स इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नोटिस इशू कर सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप हमेशा ये याद रखें कि कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक ज़रूर जाती है। अब आप सपोज कीजिए आपके पास में जो नोटिस आया वो रिगार्डिंग प्रॉपर्टी आया, आपको लगता है कि रिटर्न फाइल करने से कुछ नहीं होगा, आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, ना ही कोई रिस्पॉन्स किया 148 का। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि जो 20 लाख रुपीज़ की हम प्रॉपर्टी का डिस्कशन कर रहे थे, डिपार्टमेंट अपने रीज़न टू बिलीव के बेसिस पे पूरा 20 लाख रुपीज़ आपके रिटर्न, आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसके अंदर ऐड कर देगा, क्योंकि आपने कोई उनको अपनी तरफ से कोई प्रूफ नहीं दिया है, तो वो उस 20 लाख रुपीज़ को ऐड कर देंगे और उसी के बेसिस पे आपका जो टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। तो इसलिए हमेशा कंसिडरेबल ये रहता है कि आपके पास कभी कोई नोटिस आए तो उसका आप रिप्लाई करें, जिससे जो डिपार्टमेंट है अपने रीज़न टू बिलीव के बेसिस पे पूरे अमाउंट को आपकी इनकम के अंदर ऐड ना करें। 148 नोटिस का रिप्लाई करना ही सफिशिएंट नहीं है, डिपार्टमेंट आपके रिप्लाई के बेसिस पे आगे की तैयारी करेगा और आपसे आगे के क्वेश्चंस पूछेगा। तो आप हर चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहें कि जो आपने रिप्लाई किया है उसके रिगार्डिंग आपके पास में प्रूफ है या नहीं है। अगर प्रूफ नहीं है तो आप उनको कलेक्ट करें और उनका डेटा तैयार करें, जिससे डिपार्टमेंट के मांगने पे आप उसका रिप्लाई उनको इजीली दे सकें। इतना सब कुछ करने के बाद में भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि डिपार्टमेंट आपकी बात ना माने और अपने हिसाब से असेसमेंट ऑर्डर कर दें। तो इस चीज़ से आप घबराएं नहीं। असेसमेंट ऑर्डर अगर आपका एओ पास कर देता है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं और अपील के अंदर भी अपने सारे फैक्ट्स दे सकते हैं। तो जितना हो सके कोशिश करें कि आप एओ से मांगे गए, एओ ने जो भी आपसे नोटिस में मांगा है उनका सारा इन्फॉर्मेशन दें आप अपनी साइड से। कभी भी आपके केस को एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना होने दें। ये मेरा एक स्टार्टिंग वीडियो था 148 का, इसके रिगार्डिंग मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये लगता है कि मुझे आगे वीडियो बनाना चाहिए या फिर इसके अंदर कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं दूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दें।